अगर किसी को भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं मिला तो बी टीम को नहीं मिला। हमको गाली देते हम बी टीम है। अगर मैं बी टीम हूं तो कुछ तो मिलना चाहिए था ना। लॉलीपॉप नहीं दिए मेरे को। बीजेपी हो या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने धनगर समाज को सिर्फ उनके वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, मगर उनसे इंसाफ नहीं किया। तुम ना दंगर के हो, ना तुम दलित के हो, ना तुम मुसलमान के हो, ना तुम किसान के हो, तुम किसी के नहीं हो। तुम सिर्फ सत्ता के भूखे हो और तुम दौलत के पुजारी हो। तुम अवाम के दोस्त नहीं हो, अवाम के खादिम नहीं हो। कभी इधर कुलाटी मार रहे, कभी उधर कुलाटी मार रहे। समझ में नहीं आता कि इन लोगों की कुलाटियों को देखकर बंदर भी शर्मा जाता होगा कि कितने कुलाटी मार लिए लोग। 8,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी नरेंद्र मोदी को मिले और मोदी बोलते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं खाए नहीं खाने देंगे अलग बात है। 8,000 करोड़ लेकर जिस किसी ने उनको 8,000 करोड़ दिए, मोदी जी ने उनको डबल में इनाम दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। तू ये कर ले, तू वो कर ले। अरे क्या आप दिल्ली के बादशाह है? फरमान जारी करके जागीर बांट रहे। तू एयरपोर्ट ले ले, तू वो स्लम को डेवलप कर ले, तू वो रोड बना दे। नरेंद्र मोदी की पार्टी को एक बीफ की कंपनी है अलाना ने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, 1.5 करोड़ का शिवसेना को दिया। अब किसकी गोश्त की दुकान बंद है महाराष्ट्र में? बोलते हम ओवैसी बी टीम है, वोट काटता है। अरे भाई, मैं इलेक्शन चुनाव लड़ता हूं, सबके सामने आके लड़ता हूं, बगैर किसी से डरे लड़ता हूं। मेरी जान पर कई मर्तबा हमला हुआ, गाड़ी पर गोलियां चली, मगर हम बिकने वाले नहीं हैं दौलत के आगे। ना हम दौलत के आगे बिकने वाले हैं, ना हम ताकत के आगे झुकने वाले हैं। ये एमआईएम पार्टी है। और दूसरे देखे तो आप सब बिक गए, उन्होंने खरीद रहे, सेठ साहब खरीद रहे। ले ले कितना लेता ले, बोल लगा, तेरी बोली कितनी है बोल। मोदी जी को हम मोदी जी नहीं बोलेंगे, उनको अल्लामा फजीलतुल शेख मोदी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जेल में कोई गया तो मोदी जी बोले तू जेल में जाएगा तो अपनी बीवी को पैसा भिजाना। अबे जेल में कौन देगा पैसे? अगर दोबारा बीजेपी को वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में तब्दीली लाएगा या उसका नया संविधान बनाएगा। लाख बीजेपी कह ले, कभी यकीन नहीं करना इन लोगों पे, कभी यकीन नहीं करना। आप बोलेंगे ओवैसी तुम क्यों बोल रहे? तुम प्रूफ दो, क्यों यकीन नहीं करना बीजेपी के ऊपर? क्या 2014 में मोदी ने नहीं कहा था भाइयों बहनों 15 लाख? आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। निकालकर आज यहां पर इस इलेक्शन मीटिंग में आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 13 मई के दिन पार्लियामेंट के इलेक्शन का मतदान का दिन है और इम्तियाज जलील साहब का निशान पतंग है। 2019 में भी आप तमाम ने मिलकर एक नई तारीख बनाई थी और आपने यहाँ से करीब 56,000 के करीब वोट इम्तियाज जलील साहब को दिलाया था। मैं आपका शुक्रिया अदा भी करता हूँ और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप दोबारा मुत्तहिदा तौर पर अपने एक वोट का इस्तेमाल गंगापुर से इम्तियाज जलील साहब के हक में करिए। यहाँ पर बहुत से आपके मसाइल हैं, तकालीफ हैं। अभी हमारे राहुल भाई बता रहे थे कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर गोदावरी बहती है और गंगापुर के किसानों को गोदावरी से पानी नहीं मिलता, जिससे किसान बहुत परेशान हो जाता है। चाहे वो गन्ना उगाता हो या प्याज हो, उसको उसकी कीमत नहीं मिलती। ये ऐसे मसाइल हैं जिसके लिए आपको एक ताकतवर आवाज़ की ज़रूरत है और आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो हर समाज के लोगों की तकलीफ को समझ सके। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि पिछले 5 साल से जब से आपने और औरंगाबाद की जनता ने इम्तियाज जलील को अपने वोट और अपनी दुआओं से यहाँ का एमपी बनाया, इम्तियाज जलील साहब ने हर समाज के, हर समुदाय के लिए काम करने की पूरी कोशिश की। और आप जानते हैं कि इनके 5 साल में, बल्कि पूरे 5 साल में 1.5 साल तो कोविड के जरिए ख़त्म हो गए और कोविड में
लोग मर रहे थे, तकालीफ उठा रहे थे, तो इम्तियाज जलील साहब को सिर्फ 3.5 साल का मौका मिला। MP लैड फंड भी नहीं, हम तमाम को नहीं मिला। जितना भी फंड मिला इम्तियाज जलील साहब ने उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की और उसके ज़रिए से उन्होंने हर मुकाम पर डेवलपमेंट करवाया है। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि गंगापुर के इस विधानसभा में लासूर का जो रेलवे स्टेशन के क्रॉसिंग का मसला है, मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला क्रॉसिंग का मसला है, हम ज़रूर पूरी कोशिश करके उस मसले को भी हल करवाएंगे। मेरी आप तमाम से एक अपील है कि 5 साल में आप इम्तियाज जलील साहब का कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए कि इम्तियाज जलील साहब ने किसी समुदाय या किसी मजहब के मानने वालों का दिल तोड़ा है। इम्तियाज जलील का कोई एक स्टेटमेंट नहीं दिखा सकते। इम्तियाज जलील ने पार्लियामेंट में जब कभी भी बात की है, उनको मौका मिला, उन्होंने हर समाज की तरक्की के लिए और इंसाफ के लिए बात की। आप जानते हैं कि पार्लियामेंट में धनगर समाज के रिजर्वेशन की बात एक नहीं कई मर्तबा एमआईएम पार्टी की तरफ से इम्तियाज जलील साहब ने इस मसले को उठाया। पार्लियामेंट का आखिरी सेशन हो रहा था जनवरी में, उसमें आप देख लीजिए इम्तियाज जलील की वो तकरीर है, वो स्पीच है जिसमें इम्तियाज जलील ने धनगर समाज से इंसाफ का मुतालबा किया। बल्कि इम्तियाज जलील ने अपनी स्पीच में बताया कि कैसे बीजेपी हो या शिवसेना हो या राष्ट्रवादी हो या कांग्रेस हो, इन्होंने धनगर समाज को सिर्फ उनके वोट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, मगर उनसे इंसाफ नहीं किया। सामाजिक न्याय की बात सब लोग करते हैं, मगर उसको जमीन पर अमल करना, उसके ऊपर अमली जामेनामा पहनाने का काम अगर कोई कर रही है तो पार्टी एमआईएम पार्टी है। वहीं पर इम्तियाज जलील ने मराठा समाज के रिजर्व आरक्षण की बात की। वहीं पर इम्तियाज जलील ने अल्पसंख्यक समाज के मुसलमानों के आरक्षण का मसला उठाया कि किस तरह महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट को बॉम्बे हाई कोर्ट ने कबूल किया था। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये आपके MP की मेहनत रही है। और 20 साल से जिस पार्टी का MP जीत कर आ रहा था औरंगाबाद की जनता के वोटों से, वो जब कभी भी अपनी जबान से कुछ बोलते अनाप शनाबी बकते थे, वो दिल तोड़ने की बात करते थे, वो घरों में नफरत की दीवार उठाने की बात करते थे, मगर इम्तियाज जलील ने वो काम नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस, ये 6 मिलकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए आ रहे हैं। ये जान चुके हैं कि अकेले नहीं मुकाबला कर सकते, इम्तियाज जलील को रोक नहीं सकते, तो दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी, 1 कांग्रेस, 1 बीजेपी मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका जाए। एक शिवसेना का 20 साल से जिसको औरंगाबाद की जनता ने अपनी खिदमत करने के लिए MP बनाया, वो आज कह रहा है कि भाइयों बहनों मेरा आखिरी इलेक्शन है, मेरी मदद कर दो। मैं उससे कहना चाह रहा हूं, तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 में हो चुका है, अब कोई तेरा आखिरी इलेक्शन नहीं है। 20 साल तुमको औरंगाबाद की जनता ने मौका दिया। 20 साल की शादी हो जाती, तुम 20 साल में कुछ भी नहीं कर सके औरंगाबाद के लिए। अगर हम उनके 20 साल के स्टेटमेंट को निकालेंगे, एक से एक वाहियात किस्म की बातें उन्होंने की, नफरत की बातें की, मगर एक बात तो है कि इम्तियाज जलील को आपने कामयाब किया, धनगर समाज ने किया, दलित समाज ने किया, मातंग समाज ने किया। इम्तियाज जलील को मराठाओं ने वोट दिया, गरीबों ने वोट दिया, बंजारों ने वोट दिया, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाई ने वोट दिया। तो 5 साल में शिवसेना का ये उम्मीदवार जो आज खड़ा है, वो इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर अब चलना शुरू कर दिया। कैसे चल रहा है इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर? अब जहां कहीं भी जा रहा कह रहा है, ए भाई, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे को वोट दो। तो इम्तियाज जलील ने उसको पहला सबक सिखा दिया कि औरंगाबाद की जनता अब नफरत को कबूल करने वाली नहीं है। और औरंगाबाद की जनता, मुझे यकीन है कि दोबारा यहां से इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से, भारी मेजॉरिटी से दोबारा अपना MP बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भेजाएगी, ताकि औरंगाबाद में
जो डेवलपमेंट का काम करवाना है, मैं आपको यकीनन आपको वादा कर रहा हूं कि आपका हर काम इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल होगा। इम्तियाज जलील एक बेहतरीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साबित हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि भारत की पार्लियामेंट में जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, जो 5-5, 6-6 मरतबा जीत कर आए, वो मुझसे आकर कहते हैं कि हमको ताजुब होता है कि पहली मरतबा ये जीत कर आया और इतनी अच्छी बात कैसे करता है कि 5-6 मिनट में वो पूरी अपनी बात को रख देता है। तो ये काबिलियत है इम्तियाज जलील की। और अगर इम्तियाज जलील मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना तो ये आप लोगों की दुआ और आपकी वोट से बना। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील को आपने कामयाब किया तो ये इम्तियाज जलील की सिर्फ पर्सनल या जाती कामयाबी नहीं है, ये औरंगाबाद की वो जनता की कामयाबी है जो अमन चाहती है। ये औरंगाबाद की वो जनता की कामयाबी है जो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करती बल्कि मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करती है। इम्तियाज जलील की जाती कामयाबी नहीं है बल्कि उन लोगों की कामयाबी है जो सामाजिक न्याय को देखना चाहते हैं कि औरंगाबाद में सामाजिक न्याय हो। ये उन लोगों की कामयाबी है जो औरंगाबाद में किसान आज परेशान है, खुदकशी कर रहा है, उसके ताल्लुक से कोई बात नहीं कर रहा है। और आपको एक और बात बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में सब लोगों ने अपने कपड़े ऐसा बदल दिए जैसा कि सुबह में एक कपड़ा एक पार्टी का, दोपहर में एक कपड़ा एक पार्टी का, शाम में एक कपड़ा एक पार्टी का, सुबह अब तक एक और कपड़ा पहन लेते हैं। मगर इम्तियाज जलील में वो बात नहीं है। इम्तियाज जलील जिस पार्टी से कामयाब हुआ, इम्तियाज जलील उसी पार्टी के तहत रहकर काम किया। आप देखते जाइए कि ऐसा कभी कभी जब टीवी पे अखबार में फोटो देखकर या नाम देखकर पढ़ता हूं तो मुझे पूछना पड़ता है इम्तियाज जलील से कौन सी पार्टी में अभी है। तो इम्तियाज जलील बोलते हैं असद भाई कल शाम तक यहां था, आज यहां पर चला गया। आप बताओ ये कोई राजनीति करने का तरीका है? ये गरीबों की खिदमत करने का तरीका है? ये किसानों से इंसाफ दिलाने का तरीका है? ये दंगरों को उनका सामाजिक न्याय या मुकाम दिलाने का तरीका? अरे तुम ना दंगर के हो, ना तुम दलित के हो, ना तुम मुसलमान के हो, ना तुम किसान के हो, तुम किसी के नहीं हो। तुम सिर्फ सत्ता के भूखे हो और तुम दौलत के पुजारी हो। तुम अवाम के दोस्त नहीं हो, अवाम के खादिम नहीं हो। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि एक तमाशा बन चुका है पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में। मगर मुझे महाराष्ट्र की जनता पर पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र की जनता ऐसे जोकरों को वोट नहीं देगी। महाराष्ट्र की जनता ऐसे उम्मीदवार को वोट देगी जो बोला उसने काम किया, जिसको वोट दिया उसके पार्टी के साथ वाबस्ता रहकर उसने काम किया। इम्तियाज जलील को आप देखते हैं, दूसरे जो हैं तो ऐसा है कि कभी इधर कुलाटी मार रहे, कभी उधर कुलाटी मार रहे। समझ में नहीं आता कि इन लोगों की कुलाटियों को देखकर बंदर भी शर्मा जाता होगा कि कितने कुलाटी मार लिए लोग, कि कोई पार्टी में कहां पर है नहीं मालूम। इधर टिकट नहीं मिला, उधर गिर गए, उधर नहीं मिला, उधर चले गए। अरे किस्सा क्या है रे भाई? रुक तो जा, कम से कम सोच इन गरीबों का क्या हो रहा। किसान मर रहे हैं, लोग परेशान हैं, महंगाई आसमान को छू रही है, कोई किसी की बात नहीं कर रहा है। करप्शन का स्कैंडल है, वो बोलते मित्रों के पास चले जाओ, उनकी चाय पियो, तुम साफ हो जाते। आखिर कैसा होगा बताइए फिर आप? फिर गरीब किसको वोट दे? और ऊपर से आप देखते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड निकाले गए, आपको जानकर ताज्जुब होगा, तकलीफ होगी कि 8,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी नरेंद्र मोदी को मिले। और मोदी बोलते हैं मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा ठीक है, नहीं खाए नहीं खाने देंगे, अलग बात है। 8,000 करोड़ लेकर जिस किसी ने उनको 8,000 करोड़ दिए, मोदी जी ने उनको डबल में इनाम दिया, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तू ये कर ले, तू वो कर ले। अरे क्या आप दिल्ली के बादशाह है? फरमान जारी करके जागीर बांट रहे, तू एयरपोर्ट ले ले, तू वो स्लम को डेवलप कर ले, तू वो रोड बना दे। और आप जानते हैं अगर कोई बड़ा सेठ किसी सियासतदान को, नेता को पैसे देता है तो अपनी अम्मा के मरने के गम में नहीं देता, अपने बाप के मरने के गम में नहीं देता। वो क्यों देता है पैसे? जब एक हाथ देता है तो बोलता है कि 5 हाथ मेरे को वापस देना। 8,000 करोड़ बीजेपी को मिले, 8,000 करोड़। और हद तो यह हो गई कि आज से 4-5 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे कि भाइयों बहनों मछली दिखाई जा रही है, गोश्त दिखाया जा रहा है। अरे मोदी जी, आप गोश्त मछली पे क्यों पे चले गए? तो मैं जवाब देना चाहूंगा,
नरेंद्र मोदी की पार्टी को एक बीफ की कंपनी है अलाना ने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड दिया, 1.5 करोड़ का शिवसेना को दिया। अब किसकी गोश्त की दुकान बंद है महाराष्ट्र में? समझ गए ना आप? किसकी गोश्त की दुकान बंद है? कथिक की और कुरैशियों की। ऊपर से 10 करोड़ गोश्त की कंपनी से ले लिया, मां गपागप खा ले रहे, और गरीब की दुकान खोलने नहीं दे रहे। अब वो गरीब दिन में 100-200 रुपये कमा कर घर को जाता था, मगर मोदी जी क्या बोलते? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, मगर इलेक्ट्रल बॉन्ड देंगे तो तुमको पूरा महाराष्ट्र कुर्बान कर दूंगा। आप बताओ क्या होगा? ये राजनीति ऐसी चलेगी? 8,000 करोड़ बीजेपी को, 1400 करोड़ कांग्रेस को, 1300 करोड़ टीएमसी को, 1100 करोड़ टीआरएस को, राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी मिले। ये पूरे हम्माम में नंगे हैं, याद रखो आप। एक हम्माम में ये पूरे नंगे। अगर किसी को भी इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं मिला तो बी टीम को नहीं मिला। हमको गाली देते हम बी टीम हैं। अगर मैं बी टीम हो तो कुछ तो मिलना चाहिए था ना। लॉलीपॉप नहीं दिए मेरे को, लॉलीपॉप नहीं हमको। इनको 5,000 करोड़ बाबा की जागीर है, लूट के जा रहे हैं और बोलते हम ओवैसी बी टीम है, वोट काटता है। अरे भाई, मैं इलेक्शन चुनाव लड़ता हूं, सबके सामने आके लड़ता हूं, बगैर किसी से डरे लड़ता हूं। मेरी जान पर कई मर्तबा हमला हुआ, गाड़ी पर गोलियां चली, मगर हम बिकने वाले नहीं हैं दौलत के आगे। ना हम दौलत के आगे बिकने वाले हैं, ना हम ताकत के आगे झुकने वाले हैं। ये एमआईएम पार्टी है। और दूसरे देखे तो आप सब बिक गए, उन्होंने खरीद रहे, सेठ साहब खरीद रहे, ले कितना लेता ले, बोल लगा, तेरी बोली कितनी है बोल। हर्राज हो रहा है पॉलिटिशियंस का इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। सब लोग अपना जमीर बेच चुके हैं, और जब आकर ये लोग गरीबों की बात करते हैं तो उनको आईने में जाकर अपना चेहरा देखना पड़ेगा कि तुम क्या गरीबों से मोहब्बत करते, जब उनका खून चूसने वालों से तुम पैसे ले रहे हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहे हैं कि 13 मई के दिन सुबह के अवलीन सातों में आप निकलिए। अच्छा, बीजेपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, शिवसेना एक बात बोलते, 370 निकाल दिए, चलिए अच्छा करा, निकाल दिया। मेरे एक सवाल का जवाब दो, 370 के बाद क्या आता? 371 आता है ना। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजनल बोर्ड है, हमारे जर्नलिस्ट लोग हैं। 2020 से बोर्ड नहीं है, 2020 से चेयरमैन नहीं है, मगर 370 निकाले। अरे जो रीजनल बोर्ड मराठवाड़ा के डेवलपमेंट के लिए बनाया गया, वो कहां गया? उसके मेंबर कहां गए? उसका चेयरमैन कहां गया? उसका पैसा कहां गया? अरे उद्धव ठाकरे, तुम मुख्यमंत्री, तुम्हारे राइट हैंड पे उस वक्त अशोक राव थे, अब बीजेपी में चले गए। लेफ्ट हैंड पे अजीत पवार थे, अब उधर भाग गए। तो 371 के तहत मराठवाड़ा विदर्भा का रीजनल बोर्ड क्या हुआ? एक मेंबर नहीं है, चेयरमैन नहीं है, 2-2 साल हो गए, 3 साल हो गए, उसका पता ही नहीं है। मगर सब बोलते 370, 371 का क्या होगा बताओ? 371 अगर रीजनल बोर्ड रहेगा तो आप फैसला करेंगे कि मराठवाड़ा का पैसा कहां पर खर्चा होगा। यह इनकी राजनीति है। इसीलिए कह रहा हूं, इस हम्माम में सब नंगे। मराठवाड़ा का रीजनल बोर्ड, विदर्भा का रीजनल बोर्ड, मगर सब बोलते जय महाराष्ट्र। अरे जय महाराष्ट्र बोले तो फिर 371 का क्या होगा? अब आप आ जाइए, उद्धव ठाकरे, CAA का कानून बन रहा था, क्या उद्धव ठाकरे ने मोदी का साथ नहीं दिया? CAA का कानून बन रहा था, उद्धव ठाकरे मोदी का साथ दिए। और CAA का कानून NPR NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा, इससे अलग नहीं कर सकते। ये सिटीजनशिप कानून के तहत NPR NRC है। अब बीजेपी बोलेगी नहीं, मैंने अमित शाह से पूछा था, वीडियो है जी, NPR NRC होके रहेगा, तो क्या झूठ है? बोलो, अमित शाह ने झूठ बोला तो कल पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन डालूंगा अमित शाह के खिलाफ के झूठ बोले तो पार्लियामेंट को। आप CAA का साथ दिए उद्धव ठाकरे, और NPR NRC होगा तो याद रखो, NPR NRC होगा
ये लोग इस देश में एनपीआर एनआरसी कराकर दलित समाज को, गरीब समाज को, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमान को, किसानों को, बहरहाल जितने गरीब हैं, अगर यहां पर इस इलाके में किसी गवर्नमेंट के दफ्तर पर एनपीआर एनआरसी के तहत एक नाम लिखा जाएगा, राहुल नाम लिख दिए हमारे भाई का, तो कोई भी संघ परिवार का आदमी जाके बोलेगा राहुल भारत का नागरिक नहीं है। वो राहुल को बताना पड़ेगा कि वो भारत का नागरिक है। राहुल के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा और राहुल को बताना पड़ेगा कि दादा का, उसके दादा का बर्थ सर्टिफिकेट कहां से लाएगा राहुल। भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? 6 या 7% लोगों के पासपोर्ट है। और आप समझते आधार कार्ड सिटीजनशिप का प्रूफ है? नहीं, आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है कि यह भारत की सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। CAA की तारीफ उद्धव ठाकरे ने की, अब उद्धव ठाकरे आके बोल रहे मैं सेक्युलर हो गया। ये कैसे सेक्युलर हो गए भाई आप? कहां से सेक्युलर हो गए आप? और कांग्रेस राष्ट्रवादी शरद पवार की उनके साथ बैठी हुई है। चीचा एक तरफ, भतीजा एक तरफ। अरे सबको बेवकूफ बना रहे हैं लोग। अंकल एक तरफ, उन्हों एक तरफ। और गाली किसको दे रहे? पूरे मिलके। बीजेपी बोलती है आतंकवादियों का साथी है, हम बी टीम है। ट्रिपल तलाक का मसला है, उद्धव ठाकरे साथ दिए बीजेपी का। ट्रिपल तलाक का कानून मोदी जी बोलते मुस्लिम महिलाओं के लिए बड़ा इंसाफ की बात है। इंसाफ की बात नहीं, नाइंसाफी की बात है। अगर कोई मुस्लिम महिला को कोई मुसलमान ट्रिपल तलाक देता है तो मैं कहा हूं गुनाहगार है, वो गुनाहगार है। मगर जब वो देता है, अब उस औरत को बताना पड़ेगा कोर्ट को जाकर के ये पागल बेवकूफ ने मुझे ट्रिपल तलाक दिया। कौन जाकर उसकी ताईद में कोर्ट में खड़े रहेगा? अच्छा, मोदी जी को हम मोदी जी नहीं बोलेंगे, उनको अल्लामा फजीलतुल शेख मोदी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? जेल में कोई गया तो मोदी जी बोले तू जेल में जाएगा तो अपनी बीवी को पैसा भिजाना। अबे जेल में कौन देगा पैसे? मोदी जी बोल रहे दिमाग में आ गया, साइंटिस्ट है वो। अब मोदी जी बोल रहे कि वो ट्रिपल तलाक देता तो शादी नहीं टूटती। जब शादी नहीं टूटती तो गुनाह किस बात का, केस किस बात का? मगर मोदी जी फजीलतुल शेख है, अल्लामा है। अच्छा, उसको कोर्ट में सजा 2 या 3 साल की हो सकती। किसी और समुदाय के आदमी को अगर अपनी बीवी को इस तरह छोड़ता है तो 1 साल, यहां पर 2 या 3 साल। अब 2 साल 3 साल के बाद वो दीवाना निकलेगा तो क्या उसकी बीवी, हमारी बेटी जेल के सामने खड़े होना कि आ मैं तुझे कबूल कर लूं? 3 साल तक वो बच्ची इंतजार में रहना, उसका क्या पुरसाने हाल होगा। फिर आप देखिए, ये बात है यूएपीए का कानून। शिवसेना ने यूएपीए कानून में साथ दिया मोदी का। भारत की जेलों में लोग सड़ रहे हैं। भीमा कोरेगांव की जेल में जो लोग जेलों में हैं, जिनको आज कहा गया कि तुम्हारे घर पे रेस्वा, तुम इतने पैसे जमा करो। यूएपीए, कैसे यूएपीए को मजबूत किया गया? जुलाई 2019 में उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के कानून का साथ दिया। जेल में कौन है? दलित हैं। जेल में कौन है? मुसलमान है। जेल में कौन है? इंटेलेक्चुअल है जो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ है। आप फिर आकर कहते हैं हम सेकुलर है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि देख समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। इम्तियाज जलील आपकी आवाज है, आपकी पहचान है। इम्तियाज जलील ने अपने आप को, जान को जोखिम में डाला और औरंगाबाद में फसाद होने नहीं दिया। जो इम्तियाज जलील को वोट देगा वो जान बचाने वाला साबित होगा। जो इम्तियाज जलील के खिलाफ वोट देगा तो आप उन लोगों को जान लीजिए जो दंगा कराना चाहते हैं, जो गड़बड़ कराना चाहते हैं। इम्तियाज जलील का नाम गरीबों की जान को बचाना। इम्तियाज जलील को वोट देने का मतलब गरीबों को उनका हक दिलाना। अभी हमारे भाई ने मुझे आदर्श के हैं, कहां गए वो? सतीश कहां है? 2000 करोड़ का आदर्श का स्कैम हुआ। कोई पार्टी इनका हाथ नहीं पकड़ा। पूछ लो इन लोगों से। ये बड़ा बोलते ना कि हम दुश्मन हैं। क्या हुआ? बीजेपी ने इनका हाथ पकड़ा? नहीं पकड़ा। शिंदे ने हाथ पकड़ा? नहीं पकड़ा। अजित पवार ने, शरद पवार ने? नो, कोई नहीं। ये गरीब लुटे पीटे जिनके 200 करोड़ से ज्यादा जिंदगी की कमाई की लूट के चला गया तो इम्तियाज जलील के पास गए। इम्तियाज जलील ने इनकी इंसाफ की लड़ाई का आगाज किया।
और आज इम्तियाज जलील के लड़ने की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ताला करीब में इन आदर्श के इन तमाम लोगों का इंसाफ होगा। क्या इम्तियाज जलील ने देखा कि इसमें कौन किस समुदाय का है? इम्तियाज जलील ने यह देखा कि ये गरीब हैं। इनके आंसुओं को देखकर इम्तियाज जलील की आंख में आंसू आ गए। यह होना चाहिए, जो आपका एमपी होता है उसमें दर्द होना चाहिए, तकलीफ को महसूस करने का एक सलीका होना चाहिए। अरे ये तमाम लोग सिर्फ आपके वोट के भूखे हैं। इनको अगर 5 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड कोई देगा तो अपना जमीर बेच देंगे, सब बेच देंगे अपने आप का। मगर इम्तियाज जलील रुका नहीं, झुका नहीं। और आज आदर्श वालों की लड़ाई इम्तियाज जलील लड़ रहा है। मेरे भाई, मेरी आपसे दमन गुजारिश है कि आप अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। और हद तो यह हो गई कि आज महाराष्ट्र हो या पूरा भारत हो, जो जो गरीब नौजवान हैं उनसे पूछो आप, उनको सबसे ज्यादा परेशानी नौकरी की है। मीडिया के लोग हैं, बोलेंगे नहीं, इनको नहीं मालूम कल तक इनकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। बेरोजगारी नौजवानों का बहुत बड़ा चैलेंज है। हर नौजवान परेशान है, चाहे किसी मजहब और समुदाय का हो। तो बीजेपी के लोगों से पूछा गया, इनके आजमगढ़ यूपी के एमपी से मीडिया ने पूछा, ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तुमने कुछ नहीं किया। तो एमपी साहब का क्या बयान है, सुनो आप। ये कितने जीनियस है, देखो आप। एमपी साहब ने बयान दिया कि क्या करेंगे मोदी जी, इतने बच्चे पैदा कर रहे लोग। अबे तू कैसे पैदा हुआ? अम्मा की पेट से पैदा हो ना सब। अब एमपी साहब बोले मोदी जी क्या करेंगे, योगी जी क्या करेंगे? उन्होंने तो बच्चे नहीं पैदा किए, आप लोग पैदा कर रहे हैं, कहां से लाएंगे नौकरी? अरे वो नहीं पैदा की, हम उनकी इज्जत करते भाई, वो उनका फैसला होगा, हम क्यों मानेंगे उनके फैसले को? मैं बीवी है मेरे घर में, मेरी बहन है, ब्याह करूंगा। आप सरकार में किस लिए है फिर बताओ? आप बोल दो कि शादी मत करो, बच्चे मत पैदा करो, नौकरी मिल जाएगी। चलो बोलो बोलो। दोनों शादी नहीं किए, यानी एक शादी नहीं की, एक शादी के दोनों को बच्चे नहीं है, उनका फैसला है। मगर एक प्रधानमंत्री बन गए 10 साल से, एक मुख्यमंत्री बन गए, तो मालूम हुआ जो बच्चे नहीं पैदा करेगा उसको ही मिलेगा क्या मलाई? ये क्या बात है बताइए? मजाक उड़ा रहे हैं गरीबों का। उन बेरोजगार नौजवानों के दिलों पर क्या गुजरती होगी जब इस तरह के बकवास को सुनते हैं कि एक बीजेपी का एमपी कह रहा है। और याद रखिए, आखिर में कह रहा हूं, अगर दोबारा बीजेपी को वोट मिलेगा तो नरेंद्र मोदी अंबेडकर के बनाए हुए संविधान में तब्दीली लाएगा या उसका नया संविधान बनाएगा। लाख बीजेपी कह ले, कभी यकीन नहीं करना इन लोगों पे, कभी यकीन नहीं करना। आप बोलेंगे ओवैसी तुम क्यों बोल रहे, तुम प्रूफ दो, क्यों यकीन नहीं करना बीजेपी के ऊपर? क्या 2014 में मोदी ने नहीं कहा था भाइयों बहनों 15 लाख? कहा था ना? नहीं कहा था? कहा था ना कि जो मानते हैं, कहा था, हाथ उठाओ। मीडिया के लोग भी उठा सकते हैं आप। 15 लाख की जगह 15 पैसे आए। अब मोदी जी की बात का यकीन कैसा करेंगे? 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे बोले थे, आज की तारीख में 2024 में 14 लाख वो खुद कह रहे हैं। बताइए कैसे भरोसा करेंगे आप? याद रखिए, इस देश की सबसे बड़ी ताकत अंबेडकर बाबा साहब का बना हुआ संविधान है। अगर यह संविधान चला जाएगा तो सब चला जाएगा, याद रखो। तो संविधान को बचाना है। यह संविधान हम सबको बराबरी का हकूक देता है। यह संविधान कहता है कि कोई बड़ा छोटा नहीं। यह संविधान कहता है कि गोरे को काले पर फौकियत नहीं। संविधान कहता है कि जो मोची होगा और जो बड़ी बिल्डिंग में बैठा होगा वो सब बराबर होंगे। ये चाल है, ये साजिश है उनकी संविधान बदलने की। जब संविधान बदलेगा तो आरक्षण चला जाएगा, याद रखो मेरी इस बात को। मैं तुम्हारे वोट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूं। इसीलिए आपको पार्लियामेंट में अपनी एक बेहतरीन आवाज को भिजाना है। इम्तियाज जलील को कामयाब करिए और 13 तारीख के दिन जब आप पोलिंग बूथ को जाएंगे तो खुदा के लिए सेल फोन लेकर पोलिंग बूथ को मत जाइए। हम क्या होता सेल फोन लेके जाते, अब वो रूल्स में है सेल फोन आप हाथ में पकड़कर नहीं लेकर जा सकते, तो सेल फोन मत लेकर जाइए। अपने पूरे फैमिली को लेकर जाइए। नौजवानों की जिम्मेदारी है, पोलिंग बूथ को जाइए,
पतंग के निशान के जगह बटन दबाइए, वो स्लिप निकलेगी। उस स्लिप में देखिए कि पतंग के ऊपर आपने बटन दबाया तो उस पर पतंग का निशान है या नहीं। फिर बाहर निकलकर पोलिंग बूथ से 10 कदम आगे जाए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।